हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम फिलहाल नाउन के एरर पढ़ रहे थे और उस नाउन के एरर टॉपिक में कल हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। आज उसके आगे बढ़ते 20 क्वेश्चंस की कल हमने प्रैक्टिस की थी। आज उसके आगे बढ़ते 21 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट the question of selection is very puzzling. Look at look at यहाँ पर क्या आएगा so the question of selection is very puzzling. इसमें क्या एरर होगी? यहाँ पर क्वेश्चन में सिस्टर इन लॉज है, एस टाइपिंग एरर हो गया है। सिस्टर इन लॉ जिसके बदले में क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होगा। इसके बदले में क्या होगा, सिस्टर इन लॉ टाइप होगा, सिस्टर इन लॉ लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। द ब्रेथरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। ये जो ब्रेथरन का मतलब होता है ना, BRETHREN, इसका मतलब होता है बंधु बांधव। बंधु बांधव इसका मतलब होता है बंधु बांधव। अपने आप में ये वर्ड जो है ब्रेथरन एक प्लूरल है, अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड है, अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए इसमें एस वर्ड ऐड नहीं होगा। इसके साथ मतलब उसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्रेथरन मतलब होता है बंधु बांधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग आउट वेरी स्ट्राइकिंग। 50 फुट है तो 50 फुट क्यों होगा, 50 फीट हाई, 50 फीट हाई होगा। ठीक है, दिस वॉल ऑफ दिस मैग्निफिकेंट बिल्डिंग इज 50 फीट हाई एंड its painting are very striking. Next है, the headquarter of the army is in Delhi. It is really very surprising that even you not know even this fact. यहाँ का आएगा इवन, यहाँ पर क्या आएगा इवन। द हेडक्वार्टर इस पार्ट में एरर है क्योंकि कभी भी किसी भी मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात होगी, अगर हेडक्वार्टर की अगर बात होगी तो वर्ड क्या आएगा, हेडक्वार्टर शब्द का प्रयोग होगा। और जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ में यही यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों अर्थ में यही वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड, हेडक्वार्टर्स। कौन सा वर्ड यूज होता है, हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी। कौन सा वर्ड होता है, हेड क्वार्टर्स ऑफ द आर्मी। या किसी का भी हेडक्वार्टर्स हो तो हम वर्ड क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेवी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पुलिस। तो हेडक्वार्टर्स ही एग्जैक्ट वर्ड है। जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यही वर्ड होता है, हेडक्वार्टर्स। उसी प्रकार जो हम लोग घर के लिए वर्ड यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स। क्या वर्ड बोलते हैं, क्वार्टर्स। क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स वर्ड प्रयोग करते हैं, ना कि क्वार्टर। क्या यूज करते हैं, क्वार्टर्स। क्या यूज करते हैं, क्वार्टर्स वर्ड। केवल घर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, क्वार्टर्स वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्वार्टर्स वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्वार्टर्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स केवल हेडक्वार्टर नहीं लिखा जाता, हेडक्वार्टर्स वर्ड होता है जो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही कॉमन रहता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट कैरियर्स अबाउट कैरियर्स दो बार टाइप हो गया है, अबाउट कैरियर्स ही शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर। If a student needs advice about careers, he should consult the career officer. इसमें कोई एरर नहीं है, सही है ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, टू समन्स हैव बीन issued by the court but you have not turned up yet. But you have not turned up yet.
दो सम्मन जो है वो कोर्ट के द्वारा इशू किए गए हैं, बट अभी तक किसी भी एक का टर्न अप यानी जवाब नहीं आया है, यानी अभी तक किसी भी एक का जवाब नहीं आया है। तो इसमें किस पार्ट में एरर है ये बताना है आपको। Two summons have been issued. Two summon have been issued. टर्न अप का मतलब क्या होता है? हम्म तो इस सेंटेंस में सम्मन्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। सम्मन्स क्या? टू सम्मन्स। सम्मन्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। सम्मन्स एक काउंटेबल नाउन है तथा सिंगुलर है। काउंटेबल नाउन है तो क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है। और इसका प्लूरल क्या बनेगा? इसका प्लूरल बनेगा, ये ओ एन के बाद एस ई एस लग जाएगा तब ये प्लूरल बनेंगे, यानी सम्मन्स। सम्मन्स, ठीक है, समन्स ऐसे ही यस लग जाएगा तब ये प्लूरल बनेगा। वैसे समन क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, सिंगुलर नंबर की तरह यूज होगा, ये सिंगुलर नंबर की तरह यूज होगा और इसका प्लूरल समन्स बनेगा। ठीक है, तो इसका सही प्रयोग क्या होगा? टू समन्स, यानी एस ई एस ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज। He had bought a dozen of copies of British English Grammar, which is a very popular book among the students. He has bought a dozen of copies. तो हमने ये पढ़ा था, a dozen of copies, a dozen of copies या a dozen of copies। a dozen of copies की जगह पर क्या यूज होगा? a dozen of copies की जगह पर यूज होगा a dozen copies। ऑफ का यूज नहीं होगा। या डजन्स, डजन्स ऑफ कॉपीज होगा, ए यूज नहीं होगा। ए डजन, टू डजन आदि या ए हंड्रेड, टू हंड्रेड आदि के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ए हंड्रेड है अगर, या टू हंड्रेड है अगर, या ए डजन है अगर, या टू डजन है अगर, तो इसके बाद क्या होगा? ऑफ का यूज नहीं होगा, ऑफ वर्ड का यूज नहीं होगा। तो यहाँ ये जो ऑफ वर्ड है इसका यूज नहीं होगा, केवल सिंपल क्या लिखेंगे? अ डजन कॉपीज, अ डजन कॉपीज। और जब डजन और हंड्रेड के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो हम इन वर्डों में एस का यूज नहीं करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। अगर नाउन नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं हंड्रेड्स और डजन्स, ये हमने पढ़ा है। और इनके पहले अ हंड्रेड, टू हंड्रेड, वन हंड्रेड, थ्री हंड्रेड अगर इस तरीके से आ जाएगा, आठ डजन, टू डजन, थ्री डजन, तो उसके बाद जो होगा ऑफ का यूज नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड दो ही पॉइंट बनते हैं। एक तो इनके बाद अगर नाउन होगी तो इसमें एस का ऐड नहीं करेंगे, और अगर इन ए और टू ये लिखा हो हंड्रेड और डजन से पहले तो उसके बाद ऑफ का यूज भी नहीं करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। अ डजन मैंगोज लिखेंगे या डजन्स ऑफ मैंगोज लिख सकते हैं, मतलब ए नहीं लिखेंगे उससे पहले, टू थ्री कुछ नहीं लिखेंगे, क्या तब क्या लिख सकते हैं? डजन्स ऑफ मैंगोज, तब हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, इस सेंटेंस में ये जो सराउंडिंग वर्ड आया है ना, सराउंडिंग वर्ड, इसकी जगह पर सराउंडिंग्स का यूज होगा, इसकी जगह पर इसका यूज होगा सराउंडिंग्स का। क्योंकि सराउंडिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। केवल जो सराउंडिंग वर्ड है वो क्या है? वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। केवल सराउंडिंग वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, जिसका प्रयोग, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ, जिसका अर्थ क्या होता है? चारों तरफ का। ठीक है, अब सराउंडिंग्स क्या है? सराउंडिंग्स जो वर्ड आ जाता है, सराउंडिंग्स जो वर्ड हमारा आ जाता है वो क्या है? वो है हमारा एक प्लूरल नाउन। सराउंडिंग हमारा क्या है? एक प्लूरल नाउन है। सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग इज अ प्लूरल नाउन, और इसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है किसी जगह के चारों तरफ की चीजें,
किसी भी कोई एक, जैसे यहाँ पर एक पैलेस की बात की गई है, पैलेस, द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। जो अब्रॉड से टूरिस्ट आते हैं वो पैलेस उनको अट्रैक्ट करता है। यानी किसी भी, जैसे पैलेस है एक जगह है, तो पैलेस के जो चारों तरफ की चीजें हैं उसको बोलेंगे सराउंडिंग्स, उसको बोलेंगे सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग जो वर्ड है वो अपने आप में एक एग्जेक्टिव है, उसका मतलब होता है चारों तरफ का, लेकिन किसी जगह के चारों तरफ का सराउंडिंग्स एस का ऐड करेंगे उसमें, और वो एक प्लूरल नाउन की तरह यूज होगा। तो द सराउंडिंग्स ऑफ दिस म्यूजियम, यानी उस म्यूजियम के चारों तरफ सराउंडिंग्स यूज करेंगे। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स यूज होगा, केवल सराउंडिंग होगा वो चारों तरफ का, वो एज अ एग्जेक्टिव यूज होगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ पर सबसे पहले सीनरीज नहीं होगा, हमने बताए थे कुछ वर्ड हैं, जैसे बैगेज है, लगेज है, लगेज है, बैगेज है, लगेज है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस वर्ड है, ठीक है। और कौन सा वर्ड था, वर्क वर्ड है, वर्क वर्ड है। और कौन सा वर्ड है, आयरन वर्ड है, वुड वर्ड है, ब्रेड वर्ड है। ये जितने भी वर्ड हैं ये अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बनाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बनाते। यहाँ पर एज इट इज जो सीनरी है, SCENERY, वही सीनरी वर्ड का एज इट इज प्रयोग करेंगे, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। His means are very limited, yet he does not curtail his expenditure and spends lavishly. तो इस पोर्शन में his means का मतलब होता है साधन, मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन। ये जो यस लग जाता है इसका मतलब हो जाता है साधन। मीन मतलब किसी भी वर्ड का जो मतलब होगा वो मीन या मीनिंग कह देते हैं, मीनिंग कह देते हैं। लेकिन यहाँ मीन्स है, मीन्स साधन या मीडियम, तो ये हो जाएगा मीडियम या साधन। जैसे सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब एक एज अ एग्जेक्टिव यूज होगा। वी रिपीट अगेन दैट वर्ड, surrounding एक as a adjective we use as a adjective, or if add s word in surrounding, s word surrounding में ऐड कर देंगे, that word is a क्या होगा, किसी जगह के चारों तरफ। पर्टिकुलर क्या मीनिंग हो जाएगा, किसी जगह के चारों तरफ, ये मीनिंग हो जाएगा किसका, सराउंडिंग्स का। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दैट sentence is correct. He uses a fine quality of shampoo, so his hairs are black and attractive. ये and होगा यहाँ पर, and attractive. He uses a fine quality of shampoo, so his hairs, hairs के बदले में क्या यूज होगा, hairs के बदले में यूज होगा hair, hairs के बदले में क्या यूज होगा, hair, hairs के बदले में hair। और आर के बदले क्या यूज होगा, इज का यूज होगा, आर के बदले इज यूज होगा, और हेयर्स के बदले किसका यूज होगा, हेयर का यूज होगा। हेयर क्या है, हेयर एक तरीके का कलेक्टिव नाउन है। हेयर क्या है, एक, हेयर एक तरीके का एक कलेक्टिव नाउन है। हेयर क्या है, एक तरीके का कलेक्टिव नाउन है, और ये अनकाउंटेबल भी है। राइट, वी डोंट काउंट हेयर, क्या हम लोग, वी कांट काउंट हेयर, हम लोग क्या, वी कांट काउंट हेयर, क्या हम लोग हेयर काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके का अनकाउंटेबल नाउन भी हो गया, अनकाउंटेबल नाउन भी हो गया। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन भी नहीं बना सकते हैं, तो एक अनकाउंटेबल नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है। हेयर क्या है, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है। सो क्या होगा, इसकी गिनती की जाए तो क्या हेयर काउंटेबल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब काउंटेबल हो जाता है, मान लीजिए अगर गिनती की जा सकती है और काउंटेबल है, तो आ हेयर लिखेंगे या टू हेयर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आ हेयर्स लिखेंगे या टू हेयर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो आ हेयर लिखेंगे या क्या लिखेंगे, टू हेयर्स लिखेंगे, या लिखेंगे आ हेयर्स या टू हेयर, आ हेयर या टू हेयर्स लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया, हर हेयर इज ब्लैक, हर हेयर इज, हर हेयर इज ब्लैक, हर हेयर इज ब्लैक, उसके उसका बाल काला है। यहाँ पर हेयर क्या है, नाउन, कलेक्टिव नाउन है। एज अ कलेक्टिव नाउन यूज हेयर इन दिस सेंटेंस, हेयर, राइट। और अगर एक सेंटेंस आ जाता है ऑल हिज हेयर इज ब्लैक,
यहाँ भी नाउन क्या है, कलेक्टिव है। बट अगर एक सेंटेंस हो, टू हेयर्स ऑफ राम्स हेड्स आर वाइट, टू हेयर्स ऑफ राम्स हेड्स आर वाइट। अब यहाँ पर क्या बात की गई है, अब यहाँ पर ये जो टू हेयर्स लगाया गया ये प्लूरल हो गया, क्योंकि दो बाल जो है वो राम के जो सर हैं उसके काले हैं, सॉरी सफेद हैं, तो ये प्लूरल बना दिया गया हेयर का, तो वहां पर हेयर से लिखेंगे। वैसे अगर हेयर कलेक्टिव नाउन की जगह पर यूज होगा तो हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन की यूज होगा तो अनकाउंटेबल नाउन होगा और उसका हम प्लूरल फॉर्मेशन नहीं लिख पाएंगे। और अगर उसको प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो या तो आ हेयर लिखेंगे या टू हेयर लिखेंगे, यानी काउंटेबल बना करके ही यूज करेंगे, तब उसको हम ऐसे लिख पाएंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, तो इस पार्ट में इसमें एरर था। Wordsworth's poetry is characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of nature. तो वर्ल्ड की जो पोएट्री है, अब यहाँ पर देखिए ये पोएट्रीज वर्ड लिखा गया, हमने बताया था कि जो पोएट्री वर्ड भी है उसका वो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। पोएट्री वर्ड भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो why I am repeating again and again that word, because I want it कि that word printed in your mind, that word printed in your mind। तो वो वर्ड्स क्या थे, वो वर्ड्स थे पोएट्री वर्ड था, पीजेंट्री वर्ड था, पॉटरी वर्ड था, लगेज वर्ड था, बैगेज वर्ड था, फर्नीचर वर्ड था, वुड था, ग्लास था, डस्ट वर्ड था, रबिश वर्ड था। क्योंकि ऑल अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, ऑल अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। मशीनरी था, वर्क था, डर्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इज अनकाउंटेबल नाउन, इलेक्ट्रिक सिटी इज ऑल्सो इज अनकाउंटेबल नाउन, राइट। ट्रैफिक हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, ये हमारे क्या है, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। चौक है, फूड है, ब्रेड है, ग्रास है, ये सब हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में वी रीड ऑलरेडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। क्या डिफरेंस है, अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैन नॉट काउंट, दैट वर्ड इज या दैट term is uncountable noun, and don't use before a or an article, don't use before uncountable noun। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था, all liquid things is uncountable noun, all liquid things is uncountable noun, all abstract noun is uncountable noun, right। और uncountable noun को हम प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे अ पाइस ऑफ, अ बिट ऑफ, तब हम उनको प्लूरल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके तब हम उनको यूज करते हैं। पर्टिकुलर उन वर्ड्स का हम प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, लेस वर्ड, लेसर वर्ड और लीस्ट वर्ड क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इतने पॉइंट्स हमने अनकाउंटेबल में पढ़े थे। और काउंटेबल क्या होते हैं, काउंटेबल विच वी कैन काउंट, दैट वर्ड या दैट टर्म इज काउंटेबल, दैट वर्ड इज काउंटेबल, राइट। और इसमें क्या था, इसमें जितनी भी हमारी जैसे फ्यू वर्ड है, फ्यूअर वर्ड है और फ्यूएस्ट वर्ड है, ये हमारे क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, ये हमारे सब क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये हमारे काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अब ये वर्ड थे हमारे जिनको हमने बताया, फिर से एक रिपीट किया ताकि माइंड में बिल्कुल कीप इन माइंड, अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई विल रिपीट। पोएट्रीज को पोएट्री। Next, the doctor declared that the patient intestine was not working properly. Most important point है ये जो कि आ सकता है, नॉट वर्किंग। जैसे हमने अभी हेयर के बारे में एक्सप्लेन किया कि सिंपल अगर हेयर्स यूज होगा, जैसे हिज हेयर्स या
हिज हेयर या सिंपल हेयर वर्ड यूज होगा तो अब वो एक एज अ कलेक्टिव नाउन यूज होगा, एज अ कलेक्टिव नाउन यूज होगा, और हम इसको हेयर्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे। कलेक्टिव नाउन में मतलब प्लूरल फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज हेयर लिखा जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर डिपेंड करता है, मान लीजिए अगर इसको हम प्लूरल फॉर्मेशन में करेंगे तो या तो टू हेयर्स लिखेंगे, या क्या लिखेंगे, या यहाँ पर टू हेयर्स या अ हेयर लिखेंगे, राइट, देन we will convert in plural form, right? अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि the doctor declared that the patient's intestine was not working properly and so he needed medical treatment for a long time। अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि ये जो इंटेस्टाइन वर्ड आया है, क्या क्या वर्ड आया है यहाँ पर, इंटेस्टाइन, ये जो वर्ड आया इंटेस्टाइन वर्ड। तो जब इंटेस्टाइन के बदले यहाँ पर पहले ये देखते हैं क्या यूज होगा, इंटेस्टाइन के बदले में यहाँ पर यूज होगा इंटेस्टाइन्स, ऐसे ऐड हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा वो समझते हैं। इंटेस्टाइन एक का प्रयोग प्लूरल रूप में होता है, इंटेस्टाइन्स का, इंटेस्टाइन्स का, हाँ, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स क्या होता है, इंटेस्टाइन्स का प्रयोग प्लूरल रूप में होता है, इंटेस्टाइन्स का प्रयोग प्लूरल रूप में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर डिफाइन किया है कि इंटेस्टाइन स्मॉल है या लार्ज है, अगर ये डिफाइन किया गया है इंटेस्टाइन स्मॉल है या लार्ज है, तो हम इसके बाद केवल इंटेस्टाइन ही लिखेंगे। यही समझने वाली बात थी कि जब अगर केवल इंटेस्टाइन का एक्सप्लेन होगा तो इंटेस्टाइन्स लिखेंगे, बट अगर वहां एक्सप्लेनेशन ये कर दिया जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, तो हम उसके बाद इंटेस्टाइन ही लिखेंगे, उसके फिर हम एस का ऐड नहीं करेंगे। ये एक सिंपल सी एक समझने वाला पॉइंट था, इसलिए इस पार्ट में एरर है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य वर्ड है, जैसे स्पेक्टिकल्स, जैसे क्या, कौन सा वर्ड है, जैसे एक वर्ड है जैसे वर्ड है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्ट्स भी कह सकते हैं, स्पेक्टिकल्स, ये जो वर्ड है स्पेक्टिकल्स। और एक वर्ड है ग्लासेस, ग्लासेस, ठीक है, मैनर्स, मैनर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, आता है रिचेस। ये जो हमारे वर्ड हैं, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, मैनर्स, रिचेस, रिचेस, अब आता है सीजर्स, सीजर्स वर्ड, ट्राउजर्स वर्ड, लंग्स, किडनीज, एनल्स। ये जो वर्ड है हमारे, ये प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ और भी नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, मीजल्स, ग्लासेस, सीजर्स, ट्राउजर्स, टंग्स, लंग्स, किडनीज, एनल्स। ये सारे वर्ड हमारे क्या है, प्लूरल फॉर्म की ही तरह यूज होते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। तो यहाँ पर ब्रिक्स के बदले क्या आएगा, पाइस ऑफ ब्रिक। क्या यूज होगा, ब्रिक्स के बदले क्या यूज होगा, अपाइस, पाइसेस, पाइसेस ऑफ, क्या यूज होगा, PIECE, पाइसेस ऑफ ब्रिक। किसका यूज करेंगे, पाइसेस ऑफ ब्रिक का यूज करेंगे हेयर। ही हैज ऑर्डर्ड पाइसेस ऑफ ब्रिक, या ब्रिक का केवल यूज करेंगे, पाइसेस ऑफ ब्रिक का यूज करेंगे या ब्रिक का यूज करेंगे। ये इसका कहने का मतलब ये है कि हम ब्रिक को एस ऐड कर नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिक वर्ड भी एक अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रिक वर्ड भी क्या है, अपने आप में क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। यानी ब्रिक वर्ड, आयरन वर्ड, वुड वर्ड, ब्रिक वर्ड, आयरन वर्ड, वुड वर्ड या आइस वर्ड। ब्रिक वर्ड, आयरन वर्ड, वुड वर्ड, आइस वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब जैसे मान लीजिए, डिपेंड करता है, ये नाउन तो अनकाउंटेबल है बट डिपेंड करता है सेंटेंस में
यूज कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, दिस बंगलो इज मेड ऑफ ब्रिक या स्टोन ईटीसी। अब क्या है कि यहाँ पर स्टोन एक काउंटेबल नाउन है। स्टोन क्या है, काउंटेबल नाउन होता है। इसका अर्थ होता है स्टोन का मतलब पत्थर का टुकड़ा। स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा। स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर का। जैसे ही थ्रू अ स्टोन इन द वाटर, यानी ही थ्रू अ स्टोन इन द वाटर, यानी कि पूरे एक रॉक है, पत्थर है, उसका एक टुकड़ा उसने फेंका। उसी प्रकार आयरन का प्लूरल क्या होता है, आयरन का प्लूरल होता है आयरन्स। आयरन्स होता है, इसका अर्थ होता है जंजीर या हथकड़ी। आयरन्स मीन्स होता है जंजीर या हथकड़ी। आयरन मीन्स क्या होता है, आयरन मीन्स होता है लोहा, और आयरन्स क्या यूज होता है, जंजीर या हथकड़ी। तो स्टोन क्या होता है, स्टोन एक होता है काउंटेबल नाउन है, क्योंकि उसे कहते हैं पत्थर का टुकड़ा, राइट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ब्रिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको ब्रिक्स नहीं लिख सकते, या तो पाइसेस ऑफ ब्रिक लिखेंगे या ओनली ब्रिक लिखेंगे। उसको प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पाइसेस ऑफ ब्रिक। क्या बना, पाइसेस ऑफ PIE, पाइसेस ऑफ ब्रिक लिख सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, when you see his offsprings you can't believe that he is above 70। ठीक है, when you see his offsprings you can't believe that he is above 70। अब जो 35 क्वेश्चन है इसमें बताते हैं ऑफ स्प्रिंग्स के बदले क्या यूज होगा, ऑफ स्प्रिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग का मतलब, ऑफ स्प्रिंग का मतलब, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। व्हेन यू सी इज ऑफ स्प्रिंग, केवल ऑफ स्प्रिंग, केवल ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, केवल ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, हाँ। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो ऑफ स्प्रिंग वर्ड है, इसका एस अगर हटा लें तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या हो जाता है, संतान। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या हो जाता है, संतान। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान हो जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही ये अर्थ उपयुक्त होता है। जैसे हर फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग यानी फर्स्ट चाइल्ड, अगर कह दिया जाए हर फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग, यानी इट मीन्स कि ऑफ स्प्रिंग मतलब पहला बच्चा, कुड नॉट सर्वाइव, कुड not survive, right? Her first offspring could not survive। offspring in it means कि फर्स्ट मतलब ऑफ स्प्रिंग के पहले भी अगर फर्स्ट या टू लगेगा तब भी वो सिंगुलर प्लूरल नहीं कन्वर्ट होगा, केवल ऑफ स्प्रिंग ही वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द प्यून ऑफ द मैनेजर। हाँ, इसमें देखिए क्या है कि रिगार्ड, जो रिगार्ड वर्ड है, रिगार्ड, ये रिगार्ड वर्ड क्या यूज होगा, यहाँ पर रिगार्ड्स यूज होगा, एस लगाया जाएगा। क्यों किया जाएगा ऐसा, ये समझना है। जब हम कभी भी कोई लेटर लिखते हैं और उसमें जो नीचे काइंडली थॉट्स एंड विशेस लिखते हैं, तो के लिए रिगार्ड्स का, जब काइंडली थॉट्स और विशेस के लिए जब हम लिखते हैं तो रिगार्ड्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिगार्ड्स। क्या लिखते हैं, वर्ड रिगार्ड्स, रिगार्ड्स लिखते हैं। कन्वे माई रिस्पेक्ट्स, माई रिगार्ड्स, माई विशेस आदि का प्रयोग किया जाता है। रिगार्ड का अर्थ क्या होता है, ओनली। अगर रिगार्ड है तो मतलब क्या होता है, आदर। ओनली रिगार्ड है तो क्या मतलब होता है, आदर। जबकि रिगार्ड्स होता है, अगर रिगार्ड्स तो मतलब क्या होता है, शुभ कामनाएं। क्या होता है, शुभ कामनाएं। आज हमने कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट से पढ़े हैं जो हमें ध्यान में रखने वाले हैं। रिगार्ड, रिगार्ड्स का यूज होगा। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स की जगह पे केवल ऑफ स्प्रिंग का यूज होगा। रिगार्ड का मतलब होता है आदर, और रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है, शुभकामनाएं। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, आदर। रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है, शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए जरा एरेज कर लेते हैं, हाँ अब क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिटी वोमन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ द वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। इसमें क्या है, इस सेंटेंस में क्या है कि हेडमैन के पहले द वन ऑफ द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी गांव का जो मुखिया होता है वो एक ही होता है। किसी भी गांव का जो मुखिया होता है वो एक ही होता है। जैसे मान वैसे वन ऑफ द हेडमैन अगर लिखते हैं, जो हेडमैन का प्लूरल है, हेडमैन जो लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा, हेडमैन लिखा हुआ है। अगर हेडमैन लिखते, हेडमैन यानी कि हेडमैन लिखते, तो क्या होता, वो मुखिया हेडमैन का प्लूरल होता है। ये वर्ड हेडमैन का प्लूरल है जो का प्रयोग किया जा सकता है। किंतु अगर आप इस सेंटेंस का पूरे का अगर प्रोस्पेक्टिव लें, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो द हेडमैन ऑफ दिस पंचायत इज काइंड। मान लीजिए एक सेंटेंस है, द हेडमैन ऑफ दिस पंचायत इज काइंड, यानी कि इस गांव का जो मतलब हेड है, पंचायत का हेड है, वो बहुत दयालु है। तो एक ही तो हेड होगा ना, एक ही हेड की बात कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में, सेंटेंस का सेंस समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस का सेंस क्या निकल के आ रहा है, इफ यू नो अबाउट what is the sense of particular sentence, then we find out we will easily find out error, right? We will easily find out error. Move to next question. When he returned from America, he informed me that he had come here to do an urgent work. अभी हमने कल पढ़ा था कि जैसे हमारा जो वर्क आएगा, या तो वो क्लास वर्क यूज होगा, या अर्जेंट वर्क यूज होगा, या क्या होगा, होमवर्क यूज होगा, या क्या यूज होगा, यूनिक वर्क यूज होगा। बट क्या था कि ये वर्क वर्ड एक अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और वी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी रीड इट कि बिफोर अनकाउंटेबल नाउन डोंट यूज ए एंड एन आर्टिकल, राइट? सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन वर्ड यूज हुआ है, तो यहीं पर आपका एरर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी ऑफ द एमपीज absented themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed. Many of the MPs absented. Many of the क्या है, any of the MPs absented. इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अब आप सोचिए इतना बड़ा सेंटेंस है बट विदाउट एरर है, तो सेंटेंस का सेंस समझना है, बाकी कुछ नहीं। Move to next question. The issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians. The issues are very complex. तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो ऑलरेडी क्या है, सारा सेंटेंस जो है वो हमारा क्लियर है, कोई भी इसमें पार्ट में एरर नहीं है। आई होप आज हमको समझ में आया होगा कि कुछ वर्ड हैं जिनको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। वी ऑलरेडी रीड इन दिस सेशन दैट वर्ड पर्टिकुलर, बट आफ्टर क्लास ओवर वी रीड अगेन दैट वर्ड। मतलब जितना से ज्यादा रिवाइज करेंगे ना, तो दैट वर्ड प्रिंटेड इन माय माइंड, राइट? वर्ड क्या है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, जैसे स्मॉल और बिग बिफोर इंटेस्टाइन आएगा तो इंटेस्टाइन ही लिखा जाएगा। पर जब ये दो वर्ड नहीं ऐड होंगे तो हम क्या लिखेंगे, इंटेस्टाइन्स, राइट? क्या लिखेंगे, इंटेस्टाइन्स, राइट? अब नेक्स्ट आता है हेयर। हेयर वर्ड जब ऐसे एज इट इज यूज होगा तो क्या यूज करेंगे, तो उसको हेयर नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, हेयर लिखेंगे, राइट? हेयर्स नहीं लिखेंगे, राइट? ऑफ स्प्रिंग वर्ड, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑफ स्प्रिंग, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ऑफ स्प्रिंग यानी फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग, टू ऑफ स्प्रिंग, ओनली ऑफ स्प्रिंग, नॉट एड एस वर्ड, राइट? नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड, आता है पोएट्रीज लिख दिया, अगर मान लीजिए पोएट्रीज लिख दिया, या सीनरी,
सीनरीज लिख दिया, तो ये वर्ड नहीं ऐसे यूज होते क्योंकि अनकाउंटेबल वर्ड है। इनके जो वर्ड एज इट इज है वही लिखेंगे, एज इट इज वही वर्ड लिखेंगे, राइट। ये हो गया हमारा। अब आता है एक हमारा वर्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग, अब ये ध्यान रखना है कि सराउंडिंग जो वर्ड है हमारा, सराउंडिंग, अब ये जो हमारा सराउंडिंग वर्ड है, ये सराउंडिंग वर्ड एक एडजेक्टिव है जो कि जिसका मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। बट जब आप किसी जगह के चारों तरफ की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, राइट, ऐसे ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हमको जो कुछ पॉइंट्स थे जो समझने वाले थे, जिनको हमने पढ़ा और इनका हमने रिवीजन किया। कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी हम इस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, राइट, ऑलरेडी हम इस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है हमको, अब हमको नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम अब नाउन चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ब चैप्टर, प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब चैप्टर I have already teach you how many types of verb and how many types of finite verb and infinite verb, and what is finite verb and what is infinite verb. I have told you. I have taken lecture for this topic. So now move on next. जो हमारा जो भी सेशन होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या जो भी एरर पॉइंट होंगे, केवल प्रैक्टिस पेपर लगेंगे। और अब हम वर्ब से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कराए थे आपको, वर्ब से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराए थे, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल कराने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वर्ब से रिलेटेड, मोस्टली क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, हम जिनको फटाफट से 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपकी लेना ही लेना है। ओके।